An idle mind is a devil's workshop. एक फारिग जहन, एक फारिग शख्स, उसके जहन में शैतानी ख्यालात आएंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा माशरती मसला है, सिर्फ माशी मसला नहीं। माशी मसले के तौर पर तो यह बहुत ही ज्यादा अहम है, इट्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन जब हम माशरे की बात करते हैं तो सोसाइटी के लिए वो आदमी एक बर्डन बन जाता है जो बेरोजगार। इसमें मुख्तलिफ तफरीकें हो सकती हैं। एक चीज होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जानबूझकर, जैसे हमारे बहुत सारे लोग काम करने के शौकीन नहीं, जनाब काम ही नहीं करना, नौकरी ही नहीं करनी। इनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं, बहुत कम है। हाँ, मैं समझ गया, आपके इर्द गिर्द भी हैं लोग, हैं ऐसे, लेकिन ज्यादा लोग नहीं हैं। ये ज्यादातर लोग मसरूफ रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, रोजगार कमाना चाहते हैं, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहते हैं, अपना भी ख्याल रखना चाहते हैं। जो रोजगार का ख्वाह हो उसको रोजगार के मौके मिलने चाहिए। लेकिन हमारी मईशत दबाव का शिकार है क्योंकि रोजगार के तलबगार ज्यादा हैं और मौके कम हैं। ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े खुश होते हैं हम अखबार में शह सुर्खी लगाकर और पढ़ के कि एक चिपड़ासी की नौकरी आई और चिपड़ासी की नौकरी के लिए 5000 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी। बड़े खुश होते हैं, देखो देखो। फिर साथ में यह भी कहते हैं कि उसमें कोई मास्टर्स, कोई बैचलर्स का लड़का भी आ गया जो चिपड़ासी बनना चाह रहा है। यह मुज़ेका खेज बात नहीं है, यह गौर तलब बात है। आपके मुल्क को आजाद हुए, हमारे मुल्क को आजाद हुए इतने साल हो गए और आज हमारे यहां रोजगार के मौके नहीं है। बुलंदो बांग दावे देखें, दूध पैदावार करने वाला चौथा बड़ा मुल्क, 8वां पैदावार करने वाला 5वां बड़ा मुल्क, 5 दरिया, पहाड़, समुंदर, ये वो। तो बेरोजगार नौजवान ये कहता है कि साहब इतने वसाइल हैं तो थोड़े सी मेरे लिए एक नौकरी का भी कर दो। वहां सारे मामला ठप। देखें, हमें इस सिलसिले में काम करना पड़ेगा। बेरोजगार नौजवानों का मैंने एक बहुत बड़ा मसला बताया और मैंने इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला हाईलाइट किया। इसका बेरोजगारी से ताल्लुक नहीं है, नशा, ड्रग्स। मैंने बताया मीडिया पर, किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान में इतना संगीन और संजीदा मसला बन चुका है, लेकिन आपने कभी मीडिया पे सुना? हर महल्ले, बल्कि हर घर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हर महल्ले के अंदर एक ड्रग एडिक्ट मौजूद है। कोई बात करता है? नहीं। पूरा दिन मौजूद गुफ्तगू क्या होता है? इमरान खान अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा है, बिलावल अच्छा है। यह हकीकी मसाइल है। बेरोजगारी एक हकीकी मसला है। बेरोजगार आदमी अपने लिए भी नुकसान दे, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है और सबसे बड़ा वो डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। ये जो आप हर वक्त मायूसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हो ना, यार अली भाई मायूसी नहीं करें, उसके अंदर मायूसी आ जाती है क्योंकि उसमें यह एहसास पैदा हो जाता है कि मुझे रोजगार नहीं मिल सकता। ये बड़े अहम मौजूआत हैं, इनके मुतालिक बात होनी चाहिए, इनके मुतालिक गुफ्तगू होनी चाहिए। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान मेरे गुफ्तगू हैं। तारुफ कराता चलूं, जनाब सईद शफीक साहब, साबिक सदर KCCI और मुतहर्रिक, माशरे के मुतहर्रिक फर्द हैं। सियासी तारुफ नहीं दे रहा। वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया। मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आजकल सोशल एक्टिविस्ट की टर्म बड़ी थ्रो अराउंड होती है, तो आप भी माशरे के लिए काम तो करते ही रहते हैं, उसके अंदर जाहिर बात है सियासी किरदार भी है, लेकिन वो तारुफ मैंने अभी नहीं दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जनाबे वाला कह रहे हैं अभी तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान जो घूम रहा है पाकिस्तान की सड़कों पे, गलियों में, खेतों में, खलियानों में, उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उसके लिए कुछ करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, एक माशरे में जो लोग रहते हैं, फिर कोई भी मसला अगर पैदा हो तो वो सारे लोग इसके ज़िम्मेदार होते हैं। अगर हर आदमी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे तो यकीनन ये जो मसाइल पैदा होते हैं इनमें बहुत हद तक कमी वाक़ई हो सकती है।
इसकी डेप्थ में अगर जाएं तो आप तालीमी याफ्ता नौजवान की बात कर रहे हैं, ज़रा तालीम का मेयार तो देखें आजकल के क्या है। आपने बहुत सारी, जब आपने ये वाक़या सुना रहे थे आपके जी चपड़ासी की नौकरी के लिए मास्टर्स किए हुए और ग्रेजुएट किए हुए आ जाते हैं, तो मैं अगर किसी नौकरी के लिए दरख्वास्तें मांगता हूँ और मेरे पास जब लोग आते हैं और मैं इनका इंटरव्यू करता हूँ तो उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था और पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, ये चीज़ें नहीं मालूम होती जो मास्टर्स किए हुए होते हैं। तो ये उसका कसूर नहीं है, ये हमारे निज़ाम तालीम का कसूर है, ये हमारे उन ज़िम्मेदारों का कसूर है जिन्होंने उसकी तालीम और तरबियत में कोई कसर छोड़ी। नतीजा ये हुआ कि उसको तालीम से ज़्यादा इस चीज़ से दिलचस्पी दी कि कागज़ का एक टुकड़ा, जिस डिग्री कहते हैं, मैं लेके जाऊँ और जाके कहीं भी जो है ना उसको दिखा के और नौकरी हासिल करने की कोशिश करूँ। उसकी सोच में तब्दीली आ गई। बेरोज़गारी यकीनन एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हम इस वक्त दुश्मन मुल्क, ज़ाहिरी बात है, हमारे साथ जो एक जंग का पैटर्न है अब वो बहुत हद तक चेंज हो गया है। अब वो तोपें खड़ी करके और बंदूकें खड़ी करके और टैंक खड़े करके आमने सामने जो है ना वो वॉर अब ख़त्म हो गई। हम एक एटमी क़ुव्वत हैं और हमारा दुश्मन जो है वो भी एक एटमी क़ुव्वत है। तो अब जो जंग है वो एक माशी जंग है, उसमें उसने जो है वो हमें माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करना है। ऐसे में उनको ऐसे लोगों की तलाश होती है जो हमारे माशरे का हिस्सा होते हैं और बेरोज़गार होते हैं और जहनी तौर पर जो है उनमें नापायदारी होती है, बेचैनी होती है, वो आसानी से किसी के भी अदाकार बन जाते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो हमें हर तरफ से मोहतात रहना है। अब सवाल यह है कि रोज़गार का मसला कैसे हल किया जाए। मैं बहुत सारे फोरम्स पे ये कह चुका हूँ कि हमने, देखें, गवर्नमेंट ने कभी भी, इमरान खान साहब ने कहा 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा आके, कभी भी हुकूमत जो है ये उसका काम नहीं है नौकरियाँ देना। हुकूमत का काम प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करके जॉब्स को क्रिएट करना है, वो माहौल पैदा करना है जिससे रोज़गार के मौके पैदा हों। मैंने बहुत सारे फोरम्स पे ये कहा कि हम अपने नौजवान को, अगर पाकिस्तान में कमी है कि आप कोई चीज़, आप नौकरी क्यों करते हैं, आप ट्रेड में आए, तिजारत में आए, एक्सपोर्ट्स में आए और वहाँ आके आप आके परफॉर्म करें। इंटरनेशनल मार्केट्स आपके लिए खुली हुई हैं। आप खुद एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं, आप मुझे बताएं, आप बच्चों को जब तालीम देते हैं तो आप अपने बच्चों को क्या एक्सपोर्ट्स के हवाले से कोई सब्जेक्ट है, कोई डिग्री है आपके पास, कोई कोर्स है आपके पास जो आप पढ़ाते हैं? अगर आप पढ़ाएं उनको, आप आजकल हुकूमत नौजवानों को कर्जे दे रही है जिसकी जो है मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक मैंने सुना है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो नौजवान को कर्जा देने के लिए तैयार है। तो ऐसा कर्जा कि जिसमें डूबने के चांसेस ज़्यादा हों, उनके पास कोई सही से कोई फिजिबिलिटी ना बनी हो, तो हम उसको सुपरवाइज तो करें ना कम से कम, कि हम अपने नौजवान को क्या देने जा रहे हैं। इस मौजू के ऊपर बड़ी आम गुफ्तगू होनी चाहिए आपने की कि शोबाजात इस तरह के बनाने चाहिए जो कि रियलिस्टिक मार्केट डिमांड के मुताबिक हों। ये बड़ी अहम बात है, इस पर वर्किंग होनी चाहिए। मैं चंद विजनरी लोगों को जानता हूँ और चंद लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की है, वो यूनिवर्सिटियों के सदूर भी हैं। उन्होंने कहा है कि हम खुद ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री आए और हमें बताए। तो मैं प्रोग्राम के अलावा भी कोशिश करूँगा किसी तरह एक पुल का किरदार अदा करूँ और इंडस्ट्री के लोगों को एकेडमिया से मिलाऊँ और जो विजनरी वहाँ पर हैं और जो विजनरी यहाँ पर हैं उनको आपस में मुलाकात करा कर कुछ नई चीज़ें शुरू करवाऊँ। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन करेंगे जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में, और मैं चाहूँगा इस बारे में आप थोड़ी सी हमारी रहनुमाई भी करें और हमें आगाही भी दें कि हुकूमत क्या इकदाम कर रही है नौजवानों के अंदर बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए और उनको नए मौके मुहैया करने के लिए। पाकिस्तान का नौजवान एक निहायत टैलेंटेड नौजवान और उसको कई दफ़ा बुनियादी एक चीज की कमी रहती है कि उसके पास कैपिटल नहीं होता। हमने वो उसकी मजबूरी को एड्रेस करने की कोशिश कर। एक आदमी अगर ठेला लगा के भी काम अपने लिए रोजगार पैदा कर सके तो घर बैठने से बेहतर है ठेला लगा दे। अगर वो ये समझता है कि रिक्शा चला के कर सकता है तो वो रिक्शा चला के अपनी रोजगार पैदा कर ले। अगर वो टैक्सी चला के करना चाहता है वो कर ले। कोई ये समझता है कि वो फोटोग्राफी की शॉप खोल लेगा तो हम उसको उसके लिए भी पैसा जो है 50 लाख तक का कर्जा देने को तैयार है। स्मॉल इंडस्ट्री भी लग जाती है जिसके अंदर अगर वो लूम लगाना चाहे वो लूम भी लगा दे। तो इसलिए मैं समझता हूँ
कि ये कामयाब नौजवान का जो प्रोग्राम है ये अपनी नौयत का एक जबरदस्त प्रोग्राम है, एक सोशल नेट का प्रोग्राम है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हम लोग जो हैं वो सिर्फ नौकरियों की तरफ नहीं देखें, वो कारोबार करने की तरफ देखें। एक छोटा सा किराना का स्टोर भी खोलना चाहे तो वो भी खोल सकता है। मैं अभी एक चेक बांटा आपको, एक गवर्नर हाउस में तकरीब हो रही थी, तो मैंने एक देखा कि गांव से एक खातून आई थी और उसने 50,000 रुपए का उसको चेक दिया जा रहा था। तो मैंने पूछा, बीबी आप क्या करेंगी? ये सिंध के एक गांव की खातून थी। तो उसने कहा कि मैंने अपने गांव के अंदर ब्यूटी पार्लर खोला और मैंने साबित किया है कि ये मैं 50,000 रुपए जिसकी किस्त जो रखी गई थी वापसी की, वो 3,000 रुपए महीना रखी गई थी। तो उसने अपने बिजनेस मॉडल में प्रूव किया कि वो 3,000 से ज्यादा की भी पैसे वापस कर सकती है। मैं पूछा, इस 50,000 से आप करेंगी क्या? तो उसने कहा कि मैं जो हूँ अपने पार्लर को बेहतर करूंगी और फिर मैं जो है मेकअप का सामान लूंगी इस 50,000 से। तो वो खातून मैट्रिक पास थी, एंटरप्राइजिंग थी और उसने जो है ये कारोबार किया। यही कहानी है वो काम, अगर वो कामयाब हो गई तो यही कहानी हम छापेंगे भी और कामयाब नौजवान के ब्रोशर में भी आएगी, टीवी पे भी आएगी, खबरों में भी आएगी कि इस जरिए से हमने लोगों को इस पे लगाया। इसी तरह एक और साहब थे, उन्होंने शहरी इलाके के अंदर जो है वो 1 लाख रुपए का लोन लिया। मैंने पूछा क्या करते हो? उसने कहा मैं माली हूँ। मैं कहा इसका तुम करोगे क्या? उसने कहा मैं एक नर्सरी खोलूंगा। तो वो माली ने नर्सरी, और उसकी उम्र जो थी वो 22 साल। मैं पूछा कब से ये नर्सरी पे काम कर रहे हो? तो वो कह रहा था 14 साल की उम्र से मैं कर रहा हूँ। तो ये वो स्टोरीज हैं जिसके ऊपर लोन लोगों को मिले हैं। बिजनेस प्लान बनाने के लिए अब एक इसके अंदर एक और चीज आ रही है। हमने बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स को भी कहा है कि ये SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की फिजिबिलिटीज बनाए और वो फिजिबिलिटीज को हम बाकायदा लोगों के लिए अवेलेबल करें कि वो स्टडी करें कि उनको कौन सी चीज सबसे ज्यादा सूट करती है और किसके लिए वो लोन। इससे कि अभी हमारे मुल्क में लोन हासिल करने के लिए जो कागजी कार्रवाई है वो करनी लोगों को नहीं होती, तो उस कागजी कार्रवाई में लोगों को मदद देना भी जरूरी है। ये बड़ी अहम बात आपने की है। अच्छा, मैं आपके साथ गुफ्तगू जारी रखूंगा। यहाँ पर सईद शफीक साहब भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर KCCI। देखें जनाब कितना मुनफरिद, अच्छा और पसंदीदा प्रोग्राम ये है, क्या नाम है, कामयाब नौजवान, कि जो हमारे नौजवानों को ये फंड प्रोवाइड करे, फिर उसके बाद वो अपने बिजनेस आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकें। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेज फॉरवर्ड। क्या कहते हैं आप सईद शफीक साहब? जी बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी गुफ्तगू में पहले भी तस्करा कर चुका हूँ कि हुकूमत की इसी स्कीमें जो है वो आ रही हैं और इसमें 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो शायद मंजूर किया जा सकता है किसी एक दरख्वास्त के ऊपर। शमीम साहब, मेरी जो गुजारिश है आपसे वो ये है कि बहुत अच्छा आपका सिलसिला है, मगर मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी अच्छा समझता हूँ, मगर इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि किसी को जो है रोज़ एक मछली देने के बजाय अगर उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो वो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए, कि बजाय इसके कि आप उसको रोज़ एक मछली जो है वो डोनेट करें और अतिया दें या भीख में दें। अगर हम अपने नौजवान को, आपने किराने की दुकान खोलने की बात की, बहुत अच्छा है, वो रोज़गार उसको मैसर आ जाएगा किसी न किसी अंदाज में, मगर अगर हम ऐसा सोचें कि उससे मुल्क को भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान की मईशत को भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो, तो हम उसको एक्सपोर्ट्स के हवाले से क्यों अवेयरनेस नहीं रह सकते। माजी में जो कर्जा जात दिए गए, मुझे शायद मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, मगर मुझे ये था कि ज़रूरी कर्ज़ों के हवाले से हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई थी या बैंकों ने एक पॉलिसी बनाई थी और उसमें हुआ था कि इंडिविजुअल लोन के बजाय ग्रुप लोन की शक्ल में उन्होंने देना शुरू किया था। और उससे हुआ ये था, उसका नतीजा जो बैड डेट्स थे, जो एक आदमी कर्जा लेके बैठ जाता था, वो ग्रुप की शक्ल में देने से ही हुआ कि उनकी रिकवरी के जो थे वो 99% रिकवरी उनकी हो गई और बैड डेट्स ऑलमोस्ट तकरीबन खत्म हो गए। इससे उनको भी फायदा हुआ, जो कर्जा लेते थे वो खुद ही कहते थे कि अगर एक भी डिफॉल्टर हुआ तो पूरा ग्रुप डिफॉल्ट कर जाएगा, तो लिहाजा हमें इसको भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है, तो सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, चलते रहे। हम बजाय इसके कि एक नौजवान को हम 5-5, 10-10 नौजवानों के ग्रुप बनाए। आपने बहुत अच्छी बात की कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से उनसे आप आइडियाज़ लें, पाकिस्तान की मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनके साथ बैठें, हम बताएं आपको इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त किस चीज़
चीज़ की डिमांड है, हमारे पास उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास क्या सहूलत हैं, उस हवाले से हम अपने नौजवान को, हमारे पास एक उस्ताद भी बैठा हुआ है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, हम ये कहें हमें ये ज़रूरत है, हम उस्ताद से कहें कि आप ये कोर्स कराएं, इनको ये तालीम दें, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लेके प्रैक्टिकली उनको सब चीज़ें कराएं, ये एक सिस्टम के तहत अगर हो, एक तरतीब के तहत अगर हो तो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है और उसके ज़्यादा बेहतर नतीजे आपको मिल सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहाल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट आए, कंस्ट्रक्शन में आए, हाउसिंग में आए, इंडस्ट्री में आए, एग्रीकल्चर में आए, वहां पे सारे ये जॉब्स बनेंगे। अच्छा, जो आपने दो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए बुनियादी तौर पर, एक ज़राअत का शोबा और एक शोबा मैन्युफैक्चरिंग का, अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेंड्स इतने अच्छे नहीं चल रहे इसके ना। अगर ओवरऑल फिगर्स और नंबर्स को देखा जाए तो पिछले साल से इस साल की निस्बत अगर इसका मवाजना कर लें तो आपके सामने ही है कि अभी तक के फिगर्स एंड नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं दोनों शोबों के। जी, आई थिंक इसमें एक तो आप देख रहे हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन की रिवाइवल की बात की जा रही है और बहुत से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कंसेशंस भी दी जा रही हैं, डीरेगुलेट किया जा रहा है, और उसका मेन मकसद ये है कि कंस्ट्रक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग का एलिमेंट है उसको बहुत बड़ी बूस्ट मिले। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट मार्केट से बाहर था, क्योंकि जब तक आपकी एक्सपोर्ट मार्केट्स नहीं चलती तो वो इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं बना हमारा एक्सपोर्ट में, और वो हमारी एक्सचेंज रेट पॉलिसीज ने हमें दबाया हुआ था। अब आपने जब से एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड किया तो अब आपकी जो है एक किस्म की इंटरनेशनल मार्केट आपके लिए खुल गई है। और दूसरी चीज जो चीन में इस वक्त शिफ्ट हो रही है प्रोडक्शन दूसरी लो कॉस्ट कंट्रीज में, इन दोनों चीजों को पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सो आई थिंक ये ट्रेडिशनली तो हमने एक्सपोर्ट्स को सप्रेस किया, अब क्योंकि एक्सपोर्ट्स के लिए हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की भी एनवायरनमेंट है, तो दोनों चीजें मिलकर आई थिंक एक मेजर चेंज आएगा, डेफिनेटली एक चेंज आएगा। और उसी के ऊपर गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी उसी पे फोकस करना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। सईद शफीक साहब, आप देखेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी इस चीज़ की निशानदेही कर दी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो आएंगी तो ही आगे बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने रिवायती सोल्यूशन बताया है, और रिवायती सोल्यूशन ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेंगे सईद शफीक साहब तो खुद ब खुद कारोबार लगेगा और हमें बूम क्रिएट करना है, इन्वेस्टमेंट बूम। देखें, उन्होंने सोल्यूशन बताया, दैट्स द अदर वे राउंड, बट दैट आल्सो प्रोवाइड्स। कोई पाबंदी तो नहीं है इन्वेस्टमेंट के लाने पे, बात यह है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर दें, आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट दें तो बहुत सारे आदमी आएंगे, बहुत दुनिया आएगी। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, उसके नतीजे में बहुत। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप थोड़ा सा माजी में भी जाए ना, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऐसे हालात क्यों पैदा, बेरोजगारी पैदा क्यों हुई। अब बात यह है कि मेरा मुल्क भी आज से 72 साल पहले वजूद में आया, उसके बाद बेशुमार ममालिक ने आज़ादी हासिल की है, बेशुमार ममालिक थे, जर्मनी तबाह बर्बाद हुआ था, जापान के ऊपर एटम बम गिरे हुए थे, 5-7 साल हुए थे। आज दुनिया की बड़ी बड़ी मीशत है, तो क्या वो कोई रॉकेट साइंस लेकर आए थे अपनी कौम को तरक्की देने के लिए? उन्होंने एजुकेट किया, उनको सही लीडरशिप में असर दी, ऐसी क़यादत में असर दी, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर काम किया। अब हम रेलवे का तो हिसाब लगाते हैं, इतने खसारे में PIA, इतने खसारे में स्टील मिल खसारा खा के बंद हो गया, इतने लोग वहाँ बेरोजगार हो गए। हमने कभी ये सोचा कि आप जिन नौकरियों की बात करते हैं, जनरल परसेप्शन है जो हर सियासतदान आगे कहता है, क्या उसको किसी न किसी मिनिस्ट्री में खपाने की बात करता है ना, 1 करोड़ नौकरियों की। सुन ले 1 मिनट मेरी बात, तो उसका भी तो कोई बजट है ना। आपके गैर तरक्याती खराजात, उसका कोई तनासुब है, कोई हिसाब है आपके पास? आपसे मैं पूछता हूँ, वी हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन एम ये है, डू वी गो फॉर अ ट्रेडिशनल सोल्यूशन दैट इज ब्रिंगिंग इन इन्वेस्टमेंट, और वी गो फॉर द एंटरप्रेन्योरल अप्रोच, क्या हम नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। जनाब सईद शफीक साहब के साथ अब बात करेंगे। सईद शफीक साहब, आपने डॉक्टर सलमान शाह साहब की अप्रोच भी देख ली, उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच बताई, हुकूमत की थोड़ी एंटरप्रेन्योरल अप्रोच है। क्या करें? मिला के इस्तेमाल करें, कुछ नया करें? आपके सजेशन भी साथ मिला दें, कुछ और इसके बारे में बताएं।
देखें, आप इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हवाले से बात करें तो मैंने कहा किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक माहौल आपको फराहम करना है। अब बात ये, मैं बात कर रहा था गैर तरक्याती खराजात की। आपका बजट बड़ा हिस्सा एक दफ़ा में चला जाता है, उसके बाद जो रहा सा बजट होता है वो आपके गैर तरक्याती खराजात में चले जाते हैं, जिसमें आपकी पेंशन हैं, तनख्वाहें हैं और दीगर जो खराजात हैं हुकूमत चलाने के लिए, उनमें चला जाता है। अब सवाल ये है कि हमने रेलवे का हिसाब किताब कर लिया, हमने स्टील मिल का कर लिया, हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का कर लिया। हमने आज तक कभी मिनिस्ट्रियों की तरफ देखा कि इन्होंने जो ओवर एम्प्लॉयमेंट की हुई है और जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा इन्होंने भरे में। जो मिनिस्टर आता था सियासी, वो आके अपनी मिनिस्ट्री में भर्तियां करता था, नौकरियों के लेटर जारी करता था, उसमें कितने घोस्ट एम्प्लॉयमेंट है। आप और मैं आज जिस माशरे में रहते हैं उसमें हमसे ये चीज़ पर्दे में नहीं है, आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। क्या हम इन चीज़ों को, जो दीमक है हमारी, उसको भी तो ख़त्म करने की बात करें ना। वो पैसा बचेगा तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं ज़मीन लेने के लिए जाऊँ सनत के लिए तो करोड़ों अरबों रुपए मुझे तो पहले ज़मीन के लिए चाहिए, उसके बाद मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा। जब मेरी इंडस्ट्री की फिजिबिलिटी बनती है उसमें 50-60% तो मुझे सिर्फ लैंड के लिए चाहिए होता है। एक नुकता, घोस्ट एम्प्लॉइज को ख़त्म करने की बात करते हैं, कहते हैं जिनके पास रोज़गार है उनका रोज़गार भी ख़त्म करें। ये कोई रोज़गार है? मतलब खैर बात होती है ना, घोस्ट एम्प्लॉय के अलावा भी एम्प्लॉय होते हैं सर, जिन्हें कहते हैं इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज, उनको भी फारिग करने की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं कर सकते, रोजगार चला जाएगा उसका। क्या कहते हैं इसको? तो आप ये तो एक सियासी जवाब हो ना। आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप इसको सही समझते हैं गलत समझते हैं? मैं तो एफिशिएंसी में भी देखो अली, जो चीज गलत है वो गलत है, किसी के कहने से कोई सही और गलत नहीं हो जाएगा। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। स्टेट कर सकता हूं मैं अपना ओपिनियन, वो फैक्ट थोड़ी है जो वो कहते हैं, जो अर्ज करते हैं कि यार ये सब चीजें ठीक है। जो फैक्ट है वो अपनी जगह पे है कि वो आपके माशरे में लोगों को फारिग करने की कोशिश की, क्या हुआ? गलत तो नहीं किया, गलत तो नहीं किया। मैं तो हामी हूं इस चीज का कि जहां सिफारिश पे, जहां मेरिट का खून हुआ, जहां सिफारिश पर भर्ती हुई, एक जहाज के ऊपर 500 आदमी एम्प्लॉय हैं या इससे भी ज्यादा है, तो आप सोचें कि उसका क्या असर होगा। वो कमाने के बजाय तो सारे अपने मुलाजमीन के जेब भर रही होगी और उनके खानदान को चला रही होगी। मेरे और मुल्क के लिए क्या कर रही है? वो कुछ भी नहीं कर रही। तो लिहाजा जब तक हम मैं कह रहा हूँ ना, वो इदारे जो सामने हैं जिनका तस्करा होता है, इसके अलावा आप मिनिस्ट्रियों में भी तो जाएं, उनको देखें, आप वो इन्वायरमेंट पैदा करें। वो पैसे जो आपके बजट में बचेंगे उसको अपने नौजवान पर खर्च करें, उसके एजुकेशन पर खर्च करें, उसकी सोच को बदलने की कोशिश करें और ये उसके जहनों से निकालें कि आपको नौकरी जो है वो हुकूमत देगी, नौकरी आपको प्राइवेट सेक्टर देगा, या आप अपने जराए से ये सब चीज़ें हासिल करने की कोशिश करें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, ग्रुप में बैठें। आप 5 आदमी 6 आदमी का ग्रुप बनाएंगे तो 6 आदमी की 6 मुख्तलिफ सलाहियतें होंगी। कारोबारी आदमी है, ठीक है ना? बात है। मैं आपसे पूछता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप आसान काम नहीं है, 100% सक्सेस नहीं होता, यूएस में भी नहीं है। तो आप नौजवान को ये कह रहे हो कि ये लो पैसे, जाओ कारोबार करो, जबकि आप जानते हैं कि एवरी एंटरप्रेन्योर इज नॉट सक्सेस। आपकी बात नहीं कर रहा मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं ये जो अप्रोच इस्तेमाल की जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप वाले की, आपके ख्याल से एवरी बिजनेसमैन इज सक्सेसफुल? फिरदौस साहब ने कहा आप किराने की दुकान खोल रहे हैं, फोटोग्राफर की दुकान खोल रहे हैं, तो मैं अच्छी चीजें, देखें वो अच्छी चीजें उससे नहीं, वो उससे आप उसको तो बरसरे रोजगार कर देंगे, मगर मैं ये सोचता हूं कि अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाएंगे और एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाएंगे तो न सिर्फ आपको रोजगार मिलेगा, आप 10 आदमियों को रोजगार फराहम कर रहे होंगे। जवान कैसे करेगा? उस बेचारे को क्या पता? यार मैंने अभी आपसे ये भी तो बात की अली, मैंने आपसे ये भी तो बात की कि पाकिस्तान के हर शहर में बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ सनतकार और ताजिर आके बैठते हैं और अपने मसाइल के ऊपर बात करते हैं। मेरे नौजवान के ऊपर बात है कि तो क्या मैं अपने नौजवान के लिए, जब जिंदगी में सबको वक्त देता हूँ, मैं अपने नौजवान के लिए वक्त नहीं दे सकता? यकीनन दूंगा। मुझे उसको एजुकेट करने के लिए होंगे, मैं आप यूनिवर्सिटी में कोर्सेज लेकर आएँ, ऐसी एजुकेशन दें, ऐसी तालीम दें कि कल को मेरे नौजवान जो है बजाय मारा फिरने के अपने बलबूते के ऊपर कोशिश करे और इंशाल्लाह बहुत कुछ कमाएगा। नहीं, अब आपने देखें, मैंने आपको नहीं उकसाया था, आपने मुझे उकसाया। अच्छा, चेंबर नहीं चेंबर, ये मुझे बताएं, ये आप कह रहे हैं यूथ और ये और बिजनेसमैन, मुझे ये बताएं कि इसमें हमारे ट्रेड बॉडीज का कितना रोल है, कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की गई जनाब? 0 रोल है। तो वह बात का आंसर मिल गया ना सर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ आपको। सारों की बात करो, किसी एक की बात नहीं कर रहा। होना चाहिए, हम अपने इन फोरम्स को इस्तेमाल करें ना। बात इसके ऊपर हो रही है, बात ये अब तक क्या किया? अब तक तो कुछ नहीं किया। अब अगर हम बैठे हैं कुछ करना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती है, होना चाहिए। तो हम सब मिलके अगर हमें अपनी कौम की, अपनी नस्ल की फिक्र है, तो हम सब मिलके आपस में बैठे और सोचें। हम सारा इल्जाम तो हुकूमत पे डाल देते हैं, मेरे और आपकी भी तो कोई माशरती जिम्मेदारी है। सर मैं उसमें दिफा आपके सामने करूंगा ना। देखें, जो जामियात हैं, तालीमी इदारे हैं, इनका तो एम ही है ना कि हम जो अपने पास सर्विस या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसके लिए एक मार्केट भी क्रिएट करें। तो बेसिकली हमारा तो एम यही है ना, ये जाए और एम्प्लॉय हो जाए। देखो अली, एम ये। अच्छा, मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछता हूँ ना। नहीं, मैं एक वाकया आप मुझे बताएं, ये कितना इंटरेक्ट करते हैं? आपने तो बोला ठीक है मैं चलता हूँ,
कितने और सनतकार हैं, ताजिर हैं जो राजी हो जाएंगे कि आओ चलो मैं बताता हूँ इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर पाकिस्तानी जो है मुहिब्बे वतन है। जहां मेरे वतन का सवाल आएगा, मेरे नौजवान का सवाल आएगा, वहां यकीनन हम सब एक होंगे। उसमें चाहे किसी के सियासी नजरियात आपस में इख्तलाफ रखते हुए कुछ हो, मगर मुल्क की खातिर इंशाल्लाह सब खड़े हैं। देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें सईद शफीक साहब, आपने कहा आप आइडियाज एक्सप्रेस करेंगे, मुमकिन है आपने कुछ लिख भी रखा हो, आप आए, आप तैयारी के साथ आपने कुछ लिखा भी हुआ था, आपने बता दिया। कितने नहीं, सवाल तो बनेगा ना, कितने ताजिर सनतकार इस वक्त तैयार होंगे कि अपनी सनत के अलावा किसी और सनत के मुतालिक उन्होंने मुताला किया हो, उसके बारे में अपॉर्चुनिटीज बता सकें और खुद कहेंगे जी आओ मुझे लेके चलो। आपने भी कह दिया आओ मुझे लेके चलो, कितने सनतकार ताजिर राजी होंगे, कहेंगे आओ मुझे लेके चलो? कह देंगे चलेंगे नहीं, आप तो आ भी जाएंगे, चलो मैं आपको पकड़ के ले जाऊंगा, चलें भाई। नहीं, सही बताना है। हम एक गुमान पर बात कर रहे हैं, आप भी अजम्पशन पर बात कर रहे हैं, मैं भी अजम्पशन पे बात, तो मैं भी अजम्पशन पर बात कर रहा हूँ ना। हम दोनों एक गुमान पर बात कर रहे हैं। मेरा गुमान जो है वो पॉजिटिव है, आप शायद नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। नहीं मैं नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं नहीं करेगा। आपने देखा मुझे उकसाया, मैंने आपसे पूछा, पहले सवाल का जवाब तो आपने खुल के दे दिया, दूसरे में आप मुहतात हो गए। वो मेरा फोरम था, मैं उस फोरम का सदर रहा हूँ और कराची का सबसे बड़ा, कराची का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ बासलाहियत लोग आज भी मौजूद हैं और करना चाहते हैं अपने यूथ के लिए। उधर लाई नहीं और कराची ने अगर सोशल वेलफेयर का काम कराची ना हो और ये कराची वाले न चलाएं तो आज कराची की जो हालत है शायद इससे भी गई गुजरी होती, लोग सड़कों पे भीख मांग रहे होते। अब मैं एक वाकया आपको सुना दूं जो मैं शेयर करना चाह रहा था। मेरे पास वक्त मुख्तसर था, ये वाकया अगली मर्तबा मैं आपसे जरूर सुनूंगा, लेकिन मैंने आपको एक ले आया था, लेकिन आप किसी न किसी तरीके से वहां से आप सेव हो गए। नहीं, गलत नहीं कह रहे। नहीं, मैंने आपको कॉर्नर किया था लेकिन आप सेव हो गए, आपने बॉल अच्छी खेल दी। लेकिन मैं अब एक इल्तिजा मेरी यही है जाते हुए, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।